हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने 35 प्रश्नों में लगभग सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए हैं। इसी टॉपिक पर जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने इस प्रत्येक सब टॉपिक को जैसे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल को टाइम पीरियड्स में बांटकर उनकी विशेषताएं बताई थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब पहला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का लंबा सुदूर अतीत जब उसने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। तो जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने जिन घटनाओं को लिखा है उन्हें अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं पाई गई है। ऐतिहासिक काल में जो भी घटनाएं लिखी गई उनको पढ़ लिया गया है। भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को, डॉक्टर प्राइमरोज को, मॉर्टिमर व्हीलर को या स्टुअर्ट पिगॉट को। भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। प्राइमरोज ने सर्वप्रथम 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की मॉर्टिमर व्हीलर ने, प्राइमरोज ने, स्टुअर्ट पिगॉट ने या रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ये जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध अधिकारी थे। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन से संबंधित पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? मॉर्टिमर व्हीलर, पीटरसन, स्टुअर्ट पिगॉट या प्राइमरोज। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगॉट द्वारा लिखी गई। इस काल को फलक संस्कृति की उपमा दी गई है। पूर्व प्रापाषाण काल, मध्य प्रापाषाण काल, उच्च प्रापाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो फलक संस्कृति की उपमा मध्य प्रापाषाण काल को दी गई है क्योंकि इस काल में फलकों या ब्लेड्स की अधिकता थी। भारत में पूर्व प्रापाषाण काल का पहला साक्ष्य मिला है भीमबेटका से, नेवासा से, सोहन नदी घाटी से या बोरी से। तो भारत में पूर्व प्रापाषाण काल का पहला साक्ष्य महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिला है। चकमक उद्योग की स्थापना किस काल की घटना है? पूर्व प्रापाषाण काल, उत्तर प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो चकमक उद्योग की स्थापना उत्तर प्रापाषाण काल से संबंधित घटना है। उत्तर प्रापाषाण काल में चकमक या फ्लिंट स्टोन से बड़े पैमाने पर उपकरण बनाए गए। पशुपालन किस काल में प्रारंभ हुआ? मध्य प्रापाषाण काल, उच्च प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो पशुपालन मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। भारत में इसके साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं। भारत में सबसे पहले घर के साक्ष्य मिले हैं सराय नाहर राय से, चौपानी मांडो से, महदहा से या बुर्जहोम से। भारत में सबसे पहले घर के साक्ष्य सराय नाहर राय से मिले हैं। घरों का निर्माण मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में भारत में हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं चौपानी मांडो से, सराय नाहर राय से, इनाम गांव से या महदहा से। तो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हड्डी से निर्मित उपकरण महदहा से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित उपकरण या आभूषण महदहा, सराय नाहर राय तथा दमदमा तीनों ही स्थानों से मिले हैं। अगर प्रश्न में ये तीनों विकल्प मौजूद हों तो महदहा का चयन करना क्योंकि यहाँ से ये बड़ी मात्रा में मिले हैं। एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से, सराय नाहर राय से, महदहा से या चौपानी मांडो से। तो एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल सराय नाहर राय से निकले हैं जबकि दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। भारत में मानव का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? सोन घाटी से, शिवालिक पहाड़ियों से, नर्मदा घाटी से या नीलगिरी पहाड़ियों से। तो भारत में मानव का पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। भीमबेटका में मुख्यतः किस काल के शैलचित्र पाए गए? प्रापाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो भीमबेटका से मध्य पाषाणकालीन शैलचित्र पाए गए। भीमबेटका नर्मदा के निकट मध्य प्रदेश में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो अपने शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। पहले हस्त निर्मित मृदभांड का साक्ष्य मिला है चौपानी मांडो से, सराय नाहर राय से, महदहा से या भीमबेटका से।
तो पहले स्तनधर्मित मृदभांड का साक्ष्य चौपानी-मांडू से मिला है। चौपानी-मांडू उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानव द्वारा कृषि कार्य प्रारंभ किया गया। मध्य प्रापाषाण काल में, उत्तर प्रापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या नवपाषाण काल में। तो मानव द्वारा कृषि कार्य नवपाषाण काल में प्रारंभ किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, लहुरादेव से, कोल्डिफवा से या कालीबंगा से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, से मिले हैं। इस खोज से पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। अगर प्रश्न में लहुरादेव ना दिया हो तो इसका आंसर अब भी मेहरगढ़ पर ही लगाना। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं, जौ या मक्का। तो सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया, उसके बाद गेहूं, फिर चावल। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कुलडेहवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से या कालीबंगा से। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोलडेहवा से प्राप्त हुए हैं। कोलडेहवा इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित है, जहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ से मिले हैं। मानव को आग की जानकारी हुई पूर्व प्रापाषाण काल में, उच्च प्रापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या नवपाषाण काल में। तो मानव को आग की जानकारी निम्न प्रापाषाण काल से ही थी, निम्न प्रापाषाण काल या पूर्व प्रापाषाण काल, लेकिन इसका उपयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। सोवन घाटी का संबंध किस काल के स्थलों से है? पूर्व प्रापाषाण कालीन, मध्य प्रापाषाण कालीन, उच्च प्रापाषाण कालीन या नवपाषाण कालीन। तो सोवन घाटी का संबंध पूर्व प्रापाषाण कालीन स्थलों से है। किस परास्थल से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? अमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा। मेहरगढ़ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला प्री हिस्टोरिक आर्ट के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, एलोरा, अमरावती या भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ कई गुफाओं में पाषाणकालीन पेंटिंग्स मिली हैं। बुर्ज होम का संबंध है उच्च प्रापाषाणकालीन स्थल से, मध्य पाषाणकालीन स्थल से, नवपाषाणकालीन स्थल से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो बुर्ज होम का संबंध नवपाषाणकालीन स्थल से है। बुर्ज होम जो कश्मीर में स्थित है, यहाँ से गर्तावास और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यही साक्ष्य कश्मीर में ही स्थित एक दूसरे स्थल गुफकराल से भी मिले हैं। राख के टीले किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, कोलडेहवा या इनाम गांव। राख के टीले कर्नाटक के संगनकल्लू और पिकलीहल से मिले हैं। वृहत पाषाण या मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, शैल चित्रों के रूप में या मंदिरों के रूप में। तो वृहत पाषाण या मेगालिथ स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में शवों या डेड बॉडीज को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाया जाता था। इन समाधियों को बड़े बड़े पत्थरों से बनाया जाता था। इन्हीं को मेगालिथ या वृहत पाषाण स्मारक के नाम से जाना जाता है। इन समाधियों के कुछ प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं तथा मेहर इत्यादि। आधुनिक मानव या होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ? निम्न प्रापाषाण काल में, उच्च प्रापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या नवपाषाण काल में। तो आधुनिक मानव, जिसे ज्ञानी मानव भी कहा जाता है, उसका उदय उत्तर या उच्च प्रापाषाण काल में माना जाता है। माइक्रोलिथ किस काल के उपकरणों को कहा गया? प्रापाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन या ताम्रपाषाणकालीन। तो माइक्रोलिथ मध्य पाषाणकालीन उपकरणों को कहा गया, क्योंकि मध्य पाषाणकालीन उपकरण बहुत छोटे होते थे, जिनका साइज 1 से 8 सेंटीमीटर तक होता था, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी लोहा, कांसा, पीतल या तांबा। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में तांबा धातु प्रयोग में लाई गई। इस समय पत्थर का भी प्रयोग जारी रहा, इसलिए यह काल ताम्रपाषाण काल कहलाया। किस ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है? आहार संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति या जुर्वी संस्कृति। बनास संस्कृति आहार संस्कृति को कहा जाता है, क्योंकि आहार संस्कृति बनास नदी के आसपास विकसित हुई थी। निम्न में से किस स्थान का प्राचीन नाम ताम्बवती था? गिलुंद, बालाथल, नवदाटोली या आहार।
आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती था। आहार में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, इसलिए इस स्थान का नाम ताम्रवती पड़ गया। हड़प्पा की कनिष्ठ समकालीन संस्कृति है कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति या जोरवे संस्कृति। कैथा संस्कृति हड़प्पा की कनिष्ठ समकालीन संस्कृति मानी जाती है। कैथा संस्कृति के कुछ मृदभांडों पर प्राक हड़प्पाई प्रभाव तथा कुछ पर हड़प्पाई प्रभाव दिखाई पड़ता है। कैथा संस्कृति की खोज श्रीधर विष्णु वाकड़कर ने की थी। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी, वी.एस. वाकंकड़, एच.डी. संकलिया ने या मार्टिमर व्हीलर ने? तो नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकलिया ने किया था। नवदा टोली ताम्रपाषाणकालीन मालवा संस्कृति का एक स्थल है। किस ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के मृदभांड सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, स्वाल्दा संस्कृति या रंगपुर संस्कृति? तो मालवा संस्कृति के मृदभांड सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनाम गांव किस ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है? प्रभास संस्कृति, स्वाल्दा संस्कृति, कैथा संस्कृति या जोरवे संस्कृति? तो इनाम गांव जोरवे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। जोरवे संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, सोनगांव, चंदौली, नासिक इत्यादि। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है दायमाबाद, इनाम गांव, चिरांद या नेवासा? तो ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद है। दायमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इस तरह ये कंप्लीट हुए। इसी टॉपिक पर जो पिछला वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।